हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइट। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे लाइट में, सबसे पहले दो पार्ट में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करते हैं। एक तो आपका बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा जो बनेगा चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे बारी बारी से, और फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट उसमें मिरर पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कैसे लाइट का मूवमेंट होता है, प्रोपगेशन होता है, ठीक है। चलो, अब आता है कि बात करते हैं मिरर के टाइप का, फिर हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, और उसी तरह से फिर हम लोग कुछ कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स पार्ट को चर्चा करेंगे, ठीक है। तब आपको यूज आ जाएगा कि कौन सी मिरर कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो फिर आपको दिखाई कैसे देता है? अगर मान लीजिए आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको कैसे दिख रहा हूँ? आप अपने फ़ोन को देख रहे हो, अपने पीसी को देख रहे हो, या अपने लैपटॉप को देख रहे हो, तो कैसे आपको कोई चीज़ दिखाई क्यों देती है? एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो लाइट इंसिडेंट होता है, फॉल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आँखों तक पहुँचता है, और आपके आँख तक पहुँचने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली कैसे? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट इंसिडेंट हुआ, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आँखों पर पड़ता है, और आपके आँख पे इमेज बना, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है हमेशा, ठीक है। कैसा? इन्वर्टेड बोलते हैं उसको। कैसा? इन्वर्टेड, ठीक है। लाइट के लैंग्वेज में अगर हम बात करें, थोड़ा साइंस के लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो किसी ऑब्जेक्ट पर आपका लाइट इंसिडेंट किया और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आँखों तक पहुँचती है, और वो इन्वर्टेड होता है। जो आपका नर्व सिस्टम आपके ब्रेन को क्या करता है? इंफॉर्मेशन भेजती है कि ऑब्जेक्ट सीधा है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और होता क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उस ऑब्जेक्ट के देखने के बाद आपके आंखों पर इमेज बनी होती है कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए। कुछ सेकंड तक आप कहते हैं अच्छा उसका इमेज ऐसा था। कैसे पता चलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपके आंखों पर 1/16 सेकेंड तक बना होता है, बस 1/16 सेकेंड, ठीक है। 1/16 सेकेंड तक आपके आंखों पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ होता है। क्लियर है? तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं थोड़ा, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले लाइट के बारे में जान लेते हैं क्या है। ठीक है, लाइट ज़्यादा ऊपर नीचे लगता है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लाइट की बात करने वाले हैं। लाइट क्या है एक्चुअल में? जो लाइट है दोस्त, हम कह सकते हैं light is a form of energy. Light is a form of energy that enable us to see। ठीक है दोस्त, कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करता है? ये बिल्कुल ही हेल्प करता है। तो सिंपली क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर आता है क्या कि यार जो लाइट है उसका आपको बताया था मैंने कि साउंड जब पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, एक वर्ड बताया था, एक सेंटेंस बताया था। मैंने कहा था कि जो लाइट है दोस्त, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन साउंड डिपेंड करता था। याद रखना दोनों में। तो दूसरा जो लिख सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो द लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम।
ठीक है, किसके लिए? टू ट्रेवल। और यही वजह होता है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और दूसरे लैंग्वेज में इसको वेव भी कहते हैं, क्योंकि वेव इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपली आप जान लीजिए कि जो लाइट है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए। और एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लाइट होते हैं ना वो ड्यूल नेचर होते हैं दोस्त, दो नेचर होते हैं उसके। एक होता है तुम्हारा वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं लाइट हैज, ठीक है दोस्त, आप कह सकते हैं कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। कौन कौन सा नेचर होगा? एक तो आपका हो जाएगा वेव नेचर, और जो दूसरा बनेगा ये बन जाएगा पार्टिकल नेचर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लाइट जब ट्रेवल करता है ना दोस्त तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो आप लिख सकते हो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? हमेशा याद रखना कहाँ ट्रेवल करता है। और जो लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है। याद रखना इस बात को। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट is maximum in vacuum। ठीक है, किसमें होती है दोस्त? वैक्यूम में। और ये होती कितनी है? जो मैक्सिमम स्पीड है आपकी उसको हम डिनोट करते हैं कि किससे? C से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इससे फोकस करना, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आने वाला चीज़ है ये। ठीक है, जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब ये होता कितना दोस्त? C की वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है समझ रहे हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए अब आता है क्या, सिंपली लाइट क्या करता है? देखो ये हाथ दिया मैंने, आपका शेडो बन रहा होगा। देखो तो इस तरह का देखो बन रहा है ना। आप जस्ट तो हम इसको कह सकते हैं कि अ लाइट कास्ट शेडो। लाइट कास्ट शेडो मतलब क्या हुआ? परछाई बना देना, छाया कर देना उसका, सिंपली। तो नेचर ऑफ लाइट आपने क्या देखा? नेचर ऑफ लाइट क्या था? दो नेचर थे, एक तो वेव नेचर और दूसरा था पार्टिकल नेचर। और दो नेचर होने की वजह से इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर। क्लियर है? दो नेचर की वजह से इसको कहते हैं ड्यूल नेचर। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आता है एक छोटा सा टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ लाइट। फोकस कीजिए। कंपोजिशन ऑफ लाइट। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब क्या है? मिक्सचर की बात करते हैं, किस किस चीज़ से मिला होगा, कैसे प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें, आप फोकस कीजिए लाइट को, तो इसको अलग अलग क्राइटेरिया में लोग बांट देते हैं। ठीक है, एक तो आपका बनता है इंफ्रारेड,
ठीक है, कैसा बना, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड क्या होता है, वेवलेंथ की बात करें तो इसमें जो वेवलेंथ आएगा, मैं तो ऊपर लिख देता हूं। अब ये जो वेवलेंथ आएगा ये क्या होगा, 7,000 किससे, 7,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपका, ये एक यूनिट है जो लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एक यूनिट है जो लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए कहा जाता है। तो अब जरा फोकस के लिए यहाँ पर अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा ये होता है 10 के पावर -10 मीटर के करीब। ये लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कहते हैं, 10 के पावर कितना, -10 मीटर। क्लियर है, तो इसका वेवलेंथ कितना हो रहा है, 7,000 से क्या हो रहा है, एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो रहा है। इसको आप लिख सकते हो मोर, ठीक है, 7,000 से ज्यादा हो सकता है। अब ये किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, तो हम कह सकते हैं प्रोड्यूसेस। ये किसकी वजह से, ये जो प्रोड्यूस होता है ये आपका होता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट। देखिए बहुत कुछ लिख रहा हूं मैं इसमें। जो लाइट है वो इंफ्रारेड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होगा ये 7,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये किसकी वजह से होता है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। क्लियर है। दूसरा जो टॉपिक बनते हैं 2cc का, ये होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है तकरीबन ये 4,000 और 7,000 के बीच लाइट होता है। कहाँ से, यानी ये करेगा आपको 4,000 से 7,000 के बीच। ठीक है, हमने एंगस्ट्रॉम को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए ताकि पता चल जाए। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग विबग्योर, VIBGYOR। इसमें कलर हो गए यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं। मतलब पूरा अगर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट करने वाले हम लोग इस पार्ट को। जरा थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, कट रहा होगा कुछ। ठीक है, चलिए, यानी आपको इफेक्ट्स बता रहा हूँ मैं, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा आपको। और जो नेक्स्ट बनते हैं दोस्त, ये आपका बनता है अल्ट्रा वायलेट। इसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे जो होगा ये तकरीबन आपके 4,000 होना चाहिए यहाँ, 4,000 एंगस्ट्रॉम से क्या होना चाहिए, लेस। 4,000 से क्या होना चाहिए दोस्त, कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, अब नॉर्मली यही वजह होता है कि कॉजेज कैंसर, यहां पर देता हूं मैं कॉजेज कैंसर। अब क्यों कैंसर को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब होता है एंड absorbed by ओजोन लेयर। समझ रहे हो ना ओजोन लेयर। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया कि ओजोन लेयर बहुत बढ़िया हो गया है क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ा घट गया है। लॉकडाउन चल रहा है, उसमें व्हीकल्स वगैरह जो है वो मूवमेंट ऑटोमोबाइल वगैरह कम चल रहे हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट, बहुत तो नहीं कहो लेकिन उनके कंपेयर में बहुत बढ़िया, पहले के कंपेयर में बहुत बढ़िया हो गया। क्लियर है, तो फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स को। सबसे पहले लाइट्स का पार्ट मैंने कहा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वेवलेंथ होगा 7,000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, और ये प्रोड्यूस होगा किसके कारण, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। दूसरा आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो आपका वेवलेंथ होगा वो होगा 7,000 और 4,000 के बीच में। ठीक है, और इसकी वजह क्या होगा, ये आपका किसकी वजह से, 7 कलर की वजह से।
विजिबल। जैसे आप देखते हो लाइट को, उसमें 7 कलर्स होता है। जब 7 कलर्स पूरा कंप्लीटली उसके अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं वाइट लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइट लाइट। अब जरा देखिए, एक होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 4000 से क्या होते हैं? कम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से, और 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर के करीब होता है। और इसका होने का क्या वजह है? सबसे कैंसर, या फिर ये ऑब्जर्व कहाँ से होता है? ओजोन लेयर से। कहाँ से ऑब्जर्व होता है? ये ओजोन लेयर से। क्लियर है? चलिए, अब आता है क्या कि नॉर्मली फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो देखिए जरा, तो फ्रीक्वेंसी किसका? इंफ्रारेड का तो लेना देना नहीं है। क्यों? इंफ्रारेड आपको दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर ले सिंपली, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। देखिए सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट कितना होना चाहिए? आपके मन में क्या विचार चल रहा है? ये होना चाहिए 10 के पावर 15 हर्ट्ज। कितना हो गया? 10 के पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, जरा देखिए, अब इसमें ना कई सारी बातें आ जाती है। जब आगे आप पढ़ते रहेंगे इस चीज़ को तो बहुत सारी बातें आपको दिखाई देगा। फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट, क्योंकि ये लाइट विजिबल लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लाइट की वजह से क्या होता है, हमें वाइट लाइट मिल जाती है। और वाइट लाइट का वजह क्या है? इसमें मतलब 7 कलर, और 7 कलर का मतलब क्या हो गया? इस कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए है कि नहीं है? अब इस 7 कलर में ना 2 तरह की बातें होती है। एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। इस 7 कलर में 2 तरह की बातें हो जाती है। एक होता है आपका कि प्राइमरी कलर कौन सा होगा? प्राइमरी कलर देखिए, प्राइमरी कलर जो होगा दोस्त, वो आपके बनेंगे रेड, वो बन जाएगा ब्लू, एंड लास्ट जो बनेगा इसको बोलते हैं दोस्त प्राइमरी कलर। रेड, ब्लू और ग्रीन को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कलर। ठीक है, और सेकेंडरी कलर क्या हो जाएगा? देखिए, तो सेकेंडरी कलर की बात करें अगर, याद रखना, सेकेंडरी कलर में सिंपली आप कहते हो ना कि येलो हो गया, साइन हो गया, मजेंटा हो गया, स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, मजेंटा, साइन। अच्छा, अब होता है क्या कि साइन नॉर्मली किस किस से मिलके बनता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंडरी कलर में आपके प्राइमरी कलर में क्या आ गया आपका? रेड, ब्लू और ग्रीन, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसी में से चूज किया गया। अब आता है कि सेकेंडरी कलर क्या है? सेकेंडरी कलर में आपका मजेंटा हो गया, साइन हो गया और येलो हो गया। इतना तो याद रहेगा। अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर, हमने कहा हाँ जी, तो मेजेंटा में क्या हो सकता है? रेड और ब्लू को मिलाते तो मेजेंटा बनता है दोस्त। देखिए जरा, मैं इसको रफ करके थोड़ा समझा हूँ। मजेंटा कलर की बात हो रही है, मजेंटा कलर में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका? रेड और ब्लू। ठीक है, रेड और ब्लू, ये 2 कलर को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? मजेंटा कलर बनता है। ठीक है, और एक होता है साइन। साइन में क्या बनेगा? CYAN, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। साइन कलर में बनेंगे दोस्त आपके, किसको किसको मिलाते हो? रेड तो होगा ही, नहीं, ब्लू और ग्रीन को मिलाओ। क्या होगा? ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन को। अब आपके पास बच कौन सा रहा है? येलो। येलो आप क्या करोगे? ग्रीन ऐड कर दो, और दूसरा जो कलर बन जाएगा उसमें वो हो जाएगा, हाँ, रेड होगा।
क्लियर है? फिर से सुनो, आपको मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करा था। प्राइमरी कलर में मैंने कहा आपसे, जो प्राइमरी कलर होगा उसमें क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और आपका क्या होता है, ग्रीन होता है, रेड ब्लू और ग्रीन। सेकेंडरी कलर जो बनता है दोस्त, सेकेंडरी कलर बनता है आपके मेजेंटा, उसके बाद होता है साइन, उसके बाद तो येलो। अब मेजेंटा कलर कौन सा होता है, रेड और ब्लू का मिक्सचर। अगर आप इसको देखें तो ये बन गया आपको रेड और ब्लू। साइन में क्या कलर आएगा, ये ब्लू और ग्रीन, और आपके पास बचा सिर्फ येलो, ये आपका बनेगा ग्रीन और रेड। याद रखिएगा, कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि किसके कॉम्बिनेशन से क्या बन पा रहा है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अगर कोई भी लाइट किसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट हो तो तीन फिनोमेना होता है। अगर कोई भी लाइट सरफेस पे इंसिडेंट हो तो तीन फिनोमेना बनेगा। एक तो बनेगा दोस्त बाउंसिंग की वजह से रिफ्लेक्शन, एक होगा कि अगर मान लो उसको पार कर रहा हो, दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो, उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, और थर्ड चीज है एब्जॉर्प्शंस, ABSOR हुआ है। तो जरा फोकस कर लीजिए, ठीक है। देखिए when a light falls on the surface, when the light falls on the surface, तो क्या होगा, अगर ये फॉल करता है सरफेस पर तब ये बनेगा रिफ्लेक्शन, ये बनेगा रिफ्रैक्शन, और ये आपका बन जाएगा एब्जॉर्प्शंस। क्लियर है? देखिए नॉर्मली एब्जॉर्ब करेगा ना दोस्त, कि नहीं करेगा? करेगा। अगर सरफेस पे फॉल हो रहा है तो जरा एक एग्जांपल देकर अगर मैं आपको समझाऊं, जरा देखिए तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये लाइट सपोज मान लो फॉल हो रही है और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट O है, तो इसको बोलते हैं आप इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, बड़ा दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस को लेकर के है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अंतर है दोस्त। एक आता है F के बाद L और एक आता है F के बाद R, बस अंतर इतना ही है, जरा फोकस करो। एक L और एक R के बीच का अंतर है बस। रिफ्लेक्शन अगर L आए ना F के बाद तो समझ जाना एक ही मीडियम में है, मीडियम को ट्रेवल नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर R है तो ये मीडियम को क्रॉस कर रहा है, दूसरे मीडियम में मूवमेंट कर रहा है, तब बात बनेगी। क्लियर है? यानी अगर रिफ्लेक्शन की बात है तो एक ही मीडियम में लाई कर रहा है और रिफ्रैक्शन का मतलब दूसरे मीडियम में जा रहा है। दोनों को समझा देते हैं अभी। और एब्जॉर्प्शन देखिए तो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया है, इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब किया, इस पॉइंट पे तभी तो आया हुआ है। तो ये भी लाइट जो था ये फॉल होकर यहाँ पर आता ही नहीं। तो अब ये लाइट इंसिडेंट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया इस सरफेस पे, आप इसको इसका नाम दे दीजिए सरफेस, और रिबॉन्स हुआ, रिबॉन्स होने के बाद क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड सरफेस। यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ आप जब तीनों फिनोमेना दिख रहा है। तो ये वाली बात थी आपका रिफ्लेक्शन का, इसको हम कह सकते हैं ये किसका है, रिफ्लेक्शन का। अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अगर, तो ये क्या करेगा, इसको मीडियम चाहिए, इसको मीडियम नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन को मीडियम नहीं चाहिए। देखिए ना एयर में था, एयर में ही है, और इसको मीडियम चाहिए। यहाँ पर मीडियम क्या चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज फोकस करना, अब ये सरफेस आपका है, अब लाइट इंसिडेंट करा है इस सरफेस से, अब ये अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तब की बात कर रहे हैं हम। ये अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट इंसिडेंट नहीं होगा नीचे की तरफ, यहाँ तक तो इंसिडेंट हुआ, एब्जॉर्ब करेगा,
यहाँ से फिर क्या करेगा, सेम एंगल पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये जो जाना चाहिए ये तो नहीं गया ना दोस्त। तो यहाँ पर हम ग्लास का चर्चा करेंगे। ग्लास ले लेते हैं या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट तो आप समझ ही रहे हो कि एक ऐसे मटेरियल जिससे लाइट आसानी से इससे उस पार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा कि ग्लास लेने के बाद जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, इधर देखिए, तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन जा नहीं रहा है दोस्त। इसको कहाँ जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये नहीं जा रहा है सरफेस। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये एकदम से नॉर्मल से क्या होगा, ये बैंड हो जाएगा। ये नॉर्मल से क्या होगा, बैंड हो जाएगा। अब अवे होगा, टुवर्ड्स होगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। हम लोग कहाँ बात करेंगे, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट। फिलहाल अब जिस एंगल से आया है उसी एंगल से ये क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको कह सकते हैं इंसिडेंट रे, अब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है दोस्त। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये महापुरुष, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड। और नॉर्मली ये आपका क्या बन गया, ये बन गया नॉर्मल। आप जरा सोचो, अब नॉर्मली बात करते हैं कि यहाँ का जो थिकनेस होगा इसका, ये कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा इसका, ऐसा थोड़ी थिकनेस नहीं है। तो यहाँ से ऊपर वाला जो मीडियम था इसको μ1 और इसको मैंने कहा दिया μ2, यानी इसको आप कह सकते हो n1, इसको कह दिया आपने n2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n से डिनोट करिए, म्यू से डिनोट करिए, बात बराबर। अब कैसे पता है मीडियम, मान लो ये डस्टर है, जरा सोचो, इस डस्टर पे इतनी तो थिकनेस है ना। अब लाइट यहाँ से इंसिडेंट करोगे इस तरफ आने के लिए, इसको इतना पार करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा। तो जो पार कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर गया ना उस पर। मान लो कि यहाँ का अलग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अलग होगा, फिर यहाँ पर एयर आ गया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो कहीं भी फॉल हो सकता है। बात आती है रिफ्रैक्टेड की और रिफ्लेक्टेड की। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, सेम मीडियम में होता है, और रिफ्रैक्टेड के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगा। क्लियर है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, ठीक है। पूरा ही लिख देता हूं मैं। अच्छा दिख रहा है ना, कैमरे में आ रहा है ना ये, हाँ, कैद तो हो रहा है। अब तुम दिमाग में कितना कैद कर पा रही है तुम्हारे लिए जरूरी है। क्लियर है। कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light when bouncing back of light when incident on a smooth or polished surface। देखिए जरा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मिरर। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये इसका स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ या पॉलिश्ड कह लीजिए।
ठीक है। और ये वाला स्मूथ है, वो स्मूथ का मतलब क्या है, शाइनिंग हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं शाइनिंग सरफेस, ठीक है, शाइनिंग कह लीजिए, स्मूथ कह लीजिए, पॉलिश सरफेस कह लीजिए। अब ये रे अगर इंसिडेंट हो रहा है इस पर, तो ये वापस मुड़ के कहाँ जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ, तो एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस पे क्या करिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए इस पर। देखिए अब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सिंपली, तो ये जो पार्ट बन रहा है इसको बोलते हैं आई, और इसको कह देते हैं हम लोग आर। ये आपका क्या है, मिरर वाला पार्ट हो गया। अगर हम इसको कह दें एम और इसको कह देते हैं एम डैश, इसको मैंने कहा आई, इसको मैंने कहा एक्स, इसको मैंने कहा वाई, इसको मैंने कह दिया ओ। तो आप इस चीज को लिख सकते हो ऑलमोस्ट, ये क्या बनेगा, एम ओ एम डैश। तो देखिए इस तरफ लिख देता हूं मैं, एम ओ एम डैश जो है इसको कहते हैं प्लेन मिरर, एम ओ एम डैश, ठीक है। और आपका एक्स ओ को बोल सकते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और वाई ओ को बोलते हैं दोस्त हम लोग रिफ्लेक्टेड, और हम कह सकते हैं एन ओ को कह सकते हैं नॉर्मल। एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या दूसरे लैंग्वेज में आप इसको कहते हो इंसिडेंट एंगल, आप इसको कह सकते हो इंसिडेंट एंगल। एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, तो नॉर्मली ये पूरा का पूरा हमने कथा सुना दी आपको, किसके बारे में, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अब ये कथा इतना देर से क्यों सुना रहे थे, क्योंकि आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब एक छोटी सी टॉपिक आता है इसके बाद, यार लॉ क्या होते हैं, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने कहा आपसे कि एक छोटी सी कथा आएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछता है, तो आप इसको बहुत आराम से समझा सकते हैं। देखिए तो कैसे समझाएंगे, जरा देखिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, फिर से देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lies in a same plane, ठीक है दोस्त। दूसरा जो बात बन सकता है, ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर नहीं कहना, एल कहना, रिफ्लेक्शन। तुम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं थोड़ा, यहां पर लगा देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट, दो लॉ है, पहला लॉ इट स्टेट्स दैट the incident ray reflected ray and normal at the
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर lies in the same plane। ये देखिए ना, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ओ पॉइंट के पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो दूसरा लॉ है उसकी बात कर रहे हैं, जरा फोकस कीजिए। सेकेंड लॉ कहता है the angle of incidence is equal to angle of reflection। आपको याद रखना है ये जो पार्ट है ना, ये दोनों में काम करेगा, यानी आपके रिफ्लेक्शन में भी काम कर रहा है और रिफ्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। ये दोनों में काम आ जाता है, रिफ्लेक्शन में भी काम करेगा और ये जो पार्ट है ना दोस्त, ये वाला जो सेकेंड लाइन है ना, ये स्टेटमेंट मैं रेड से आपको डिनोट करता हूँ, जरा देखिए। ये सेकेंड वाली जो लाइन है ना, स्टेटमेंट है ना लॉ का, जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है उस सिचुएशन में तक। ये लाइन जो है ये चेंज हो जाता है, ऊपर वाला लाइन सेम होता है, ऊपर वाला लाइन सेम रहता है, लेकिन चेंज क्या होता है, सेकेंड लाइन। मतलब क्या सकता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो वहां पर रिफ्लेक्टेड ले लेगा, सिर्फ रिफ्लेक्टेड कर लेंगे, बात बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा। अब यहां से देखिए, इसके हेल्प पे, इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप देख सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके करीब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इसको 90 पे कट कर रहा है, ये 45 डिवाइड कर देता है। और ये वाला पॉइंट्स क्या है, अगर हम नॉर्मल की बात कर ले तो नॉर्मल ये देखिए ना, ये 90, ये 90, ये जितने एंगल उतने एंगल देखिए, तो ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है पूरा, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब नहीं भी बनता है, जो जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये भी बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर इस तरह की बात करते हो, ये एक दूसरे का जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से ये जा भी रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल ऑफ, देखिए जरा, अगर आपको होता है कि आप एंगल फाइंड आउट करिए, उसमें क्या बात है, देखिए क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा वाकिफ करूं। फाइंड द एंगल ऑफ, कुछ भी हो सकता है, अब आपका ये एंगल पूछ रहा है आपको, देखिए जरा, आपको ये एंगल दे देगा कि आप ये एंगल को फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए तो सिंपली आपके पास में एक उपाय है, बहुत बढ़िया। आप इसको डिनोट, एक बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही बनाएंगे। मैंने कहा इस पॉइंट को x, इसको मैंने कह दिया y, इसको इस तरफ का एंगल दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं। इसको आपने कहा m, इसको कह दिया o, इसको कह दिया आपने m, इसको कह दिया m डैश। ठीक है, तो कुछ भी l ले लीजिए आप, अगर आपको लगे कि सर ऐसा l ले ले तो l ले लीजिए। तो जरा सोचो, आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना, आपको एंगल निकालना YOL, एंगल YOL आपको चाहिए। तो आपको निकालने के लिए नहीं लगता है कि यार ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो नॉर्मली आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपका 30 बन रहा तो ये भी 30, इसको कर दीजिए 30 + 90, 30 + x = 90, तो वहाँ फाइंड आउट कर लीजिए, हो गया आंसर। या आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए, उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप कह सकते हो कि एंगल XON = एंगल YON = 30 डिग्री। किससे? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है। तो आप कहते हो कि एंगल YON प्लस एंगल YOL इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो आप कहते हैं एंगल 30 डिग्री इज अ प्लस
एंगल YOL इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल YOL इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका ये जो एंगल फाइंड आउट हुआ वो कितना हो गया दोस्त, ये बन गया आपको 60 डिग्री। ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एंगल 30 है, तो स्वाभाविक सी बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई एंगल आर के करीब होगा, तो ये भी बनेगा 30। अगर ये 30 बन जाता है तो सिंपली ये एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये 90 में आपको 30, तो बचा कितना, 60। अगर आपके दिमाग ये काम नहीं करता है तो साइड एंगल साइड बाय साइड से निकाल लीजिए। साइड बाय साइड अगर ये वाला पॉइंट्स अगर आपको पता है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये आपको तरीका कितना है, ये टोटल होता है 90 और 90 में ये आपको 30, तो ये वाला पॉइंट्स कितना हो जाएगा 60। अगर ये एंगल इस तरह से 60, तो ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे का साइड बाय साइड एंगल है कि नहीं, ये भी कितना बनेगा 60। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है, नॉर्मली। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इमेज की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जरा, इमेज क्या है आपका, एक ऐसी पॉइंट जहां पर दो रे ऑफ लाइट क्या कर रहा हो, मीट कर रहा हो, जहां पर या मीट कर रहा हो या अपीयर्स टू मीट कर रहा हो। हम इसको कह सकते हैं सिंपली इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर टू लाइट, वेयर एटलीस्ट कर दीजिए, एटलीस्ट टू लाइट are meet or appears to meet। ठीक है, या तो मिल रहा होगा या